अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बड़ी हैरानगी हुई है सुनकर जब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी एक फ़िक्स मैच था जो बाज़ मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर खेला गया और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मोहतरमा ने फ़िक्स मैच की एक टीम का मुबहम सा जिक्र तो कर दिया, लेकिन दूसरी टीम का इशारा तक तो उन्होंने दिया नहीं। इसमें अब क्या उनकी मसलहत थी? अगर वो बता देती तो बहुत से लोगों का भला हो जाता, हमें भी समझ आ जाती कि डॉक्टर साहिबा किस तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन बीच बीच की बात कुछ इस अंदाज से की जाती है कि बात भी हो जाए और अपनी बचत भी हो जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब की जिस मेडिकल रिपोर्ट्स को आप गलत करार दे रहे हैं उनको वज़ीर सेहत पंजाब दुरुस्त करार देती हैं। हम इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जिन पर हमारे वज़ीर आज़म साहब को रहम आया था, जिनको उन्होंने जाने दिया था, इनको अब इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल से लाने की आखिर बातें क्यों की जा रही हैं। माना कि मियाँ साहब जो है वो मुजरिम हैं, लेकिन इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी आप ही ने दी थी। आपका ही तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड था। क्या आपको फिर अपने ही मेडिकल बोर्ड पर यकीन नहीं है तो फिर पहले उनका भी हिसाब ले लें, फिर बाद में मीडिया को मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं। किसी को किसी गैर मुल्क में ख़त लिखने से पहले ये अच्छा नहीं है कि अपनों से ही रब्ता कर लिया जाए, अपने मेडिकल बोर्ड से ही पूछ लिया जाए, डॉक्टर शम्सी जिनको बुलाया था उनसे पूछ लिया जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कहती रही कि वाकई उनकी तबीयत ख़राब है, फिर उनसे पूछ ली जाए कि आखिर मामला ख़राब किसने किया, गड़बड़ किसकी तरफ से है। शरीफ फैमिली से इस मामले पर यकीनन तफसीली बात की जानी चाहिए। वैसे भी बरतानिया ख़त लिखने की, दूसरे ममालिक में ख़त लिखने की जो हमारी तारीख़ है ये कुछ अच्छी नहीं है। हुकूमत को इसमें अच्छी खबर कम ही मिलती है। हुकूमत अगर शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ किसी एक्शन लेने का सोच रही है जिसमें एक तरफ वो बीमार हैं और दूसरे उनके ज़ामिन हैं, तो इससे मामला सुलझने की बजाय उलझ ज़्यादा सकता है। क्योंकि जो हुकूमत सोच रही है वैसे ही शरीफ फैमिली भी कुछ वैसा ही सोच रही है और वो पंजाब काबीना के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत जाने का इंदिया दे चुकी हैं। और माजी करीब पर अगर नज़र डालें तो नून लीग के हक़ में यहाँ से काफ़ी अच्छे फ़ैसले भी आए हैं। जेल में रहने वालों को अब बेल पे बेल मिल रही है। हुकूमत का जो एहतसाब का एक नारा है वो बुरी तरीके से पिट चुका है। और दूसरी तरफ अगर मरीम नवाज़ का मामला देखें तो ECL से मुतालिक 11 मार्च को मरीम नवाज़ का भी केस लगा हुआ है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरीम नवाज़ अगर लंदन आती हैं तो वो पाकिस्तान जाने को तैयार हैं, क्योंकि बड़े मियाँ साहब को उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें। छोटे मियाँ साहब की ये शर्त पूरी होती है या नहीं? इस सूरत हाल में जब नैब ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस दायर कर दिया है तो शखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को भी मुल्ज़िम नामज़द किया गया है। जबकि सियासी उफ़ पर हालात ऐसे हों तो फिर बिलावल भुट्टो का गरजना भी बनता है, बरसना भी बनता है। अब देखना यह है कि आखिर ऐसे वो कौन से कानूनी रास्ते हैं जो हुकूमत इख्तियार कर सकती है और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जा सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है कानूनी पहलू ही आज जानने की कोशिश करेंगे। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, आपका अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो हुकूमत जिसके खुद ही के बनाए हुए मेडिकल बोर्ड ने तमाम बीमारियों की जो है ना वो तशख़ीस की और कहा कि वाकई मियाँ साहब की हालत बड़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर शम्सी को बुलाया गया, डॉक्टर फैसल जो CEO हैं शौकत खानम के, उनसे बात की गई, सब ने इस बात की तस्दीक की और इसके बाद ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी हमें तो इन पर जो है ना वो रहम आ रहा है, हमने रहम कहा है और इनको बाहर जाने दिया गया। अब समझ नहीं आ रही, अचानक उन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स को कुछ हो गया है, वो रिपोर्ट्स गलत बनाई हैं। अब समझ नहीं आ रही, हुकूमत अगर वापस लाना भी चाहती है तो किस बेस पर कानूनी तौर पर वो ला सकती है? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर देखा जाए नवाज शरीफ साहब तो अल अज़ीज़िया में मुजरिम है ना, वो तो सज़ा काट रहे थे, तो कानूनी तौर पर तो वो जुडिशल कस्टडी में है ना, तो क्या हुकूमत अदालत की इजाज़त के बगैर बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख सकती है? ज़रा पहले ये बताइएगा। जी देखें, थोड़े से हक़ाइक़ की तरफ पहले नज़र दौड़ाते हैं। जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब को वो बीमार हुए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई और उनको बाहर भेजना पड़ा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक उनकी हालत ऐसी थी और वो बयान भी कर रहे थे उनके जो थे रिश्तेदार और उनके जो सपोर्टर्स थे कि उनको इलाज बाहर ही मिल सकता है, पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। तो हुकूमत का वो फैसला कि उनको बाहर जाने दिया जाए उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ फैसला था। और उसमें रिस्क हमेशा ये थी कि कल को जब वो इलाज
करा लेंगे और उनको वापस बुलाया जाएगा कि अब आप आएँ और अपनी जो पिटिशन है आपकी फाइल हुई और जो अदालत है उसमें मुकदमे को आगे चलाएं, तो उस वक्त ये रिस्क तो थी कि वो अगर ठीक हो जाते हैं तो आते हैं या नहीं, लेकिन फैसला यही किया गया कि चूंकि उस वक्त इमरजेंसी है तो ये रिस्क ले ली जाए और उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। अब उनका फ़र्ज़ था मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू जो जिस तरह बाहर भेजा जिस वजह से, कि वो पीरियडिकली हर महीने नहीं तो चले 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद वो बताते रहे हुकूमत को कि अब ये जिस वजह से वो गए थे इलाज कराने उसकी क्या सिचुएशन है, इलाज हो रहा है, इलाज हो गया है, उनकी हालत बेहतर है या नहीं। जब ये जो मुझे इत्ला है, जब वो उनको नहीं रिपोर्ट्स ये आई बाहर से और ये नहीं हुकूमत को सेटिस्फेक्शन हो सकी कि क्या वो वाकई ही बीमार हैं, अभी तक इलाज की जरूरत है, वही पोजीशन है उनकी जो पहले थी कि नहीं, तो फिर हुकूमत के पास एक कानूनी इख्तियार तो है कि वो रिक्वेस्ट करें हुकूमत बरतानिया को कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दें। अब जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये भी बताता जाऊं कि कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है हमारी, कोई ऐसा मुआहदा नहीं हमारा यूके की हुकूमत के साथ कि वो हम रिक्वेस्ट करें तो वापस नवाज शरीफ को आना ही पड़ेगा। वो उनकी मर्जी है कि वो हुकूमत भेजे या ना भेजे। माजी में कई एक्सचेंजेस हुए हैं लेकिन वो ट्रीटी के तहत नहीं, वो हुकूमत ने अपनी मर्जी से भेजा। पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी यूके ने किसी को यहाँ से भेजने की वापस, तो हमने भेजा जरूर है लेकिन वो ट्रीटी के तहत नहीं। अच्छा, तो इसी तरह जब हुकूमत की जाती है तो ये हुकूमत जो है डायरेक्टली जो उनके डॉक्टर हैं यूके में उनसे डायरेक्टली राब्ता करके नहीं पूछा जा सकता, या कवानीन के मुताबिक पाबंदी है कोई डॉक्टर जो है वो अपने मरीज की हालत के बारे में इस तरीके से बता नहीं सकता? अगर हुकूमत को इतनी सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उनके डॉक्टर से पूछा नहीं जा सकता? जी नहीं, वो ये जो मेडिकल प्रोफेशन का जो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक कंडीशन होती है, कानून है, एक रूल है, उसके मुताबिक जब तक पेशेंट जो है वो इजाज़त ना दे, जब तक मरीज इजाज़त ना दे किसी को कि मेरे बारे में किसी और को बता दो, तब तक वो नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए अगर हुकूमत किसी डॉक्टर को कहती भी है तो वो डॉक्टर कहेंगे नहीं हम आपको नहीं। लेकिन अगर बरतानवी हुकूमत का खत जाता है तो बरतानवी हुकूमत तो फिर पूछने की पाबंद होगी ना, और डॉक्टर बताने के पाबंद होंगे मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में, फिर तो बताना पड़ेगा ना, जाहिर है रिपोर्ट सामने रखनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि बरतानी हुकूमत का ये कोई हक नहीं है कि वो इस इशू में जाए। बरतानी हुकूमत तो सिर्फ ये देखेगी कि क्या रिक्वेस्ट पाकिस्तानी हुकूमत की जायज़ है कि नहीं, और अगर जायज़ है तो फिर वो हो सकता है फैसला करें कि नवाज शरीफ साहब को वापस भेज दें। लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास भी हक है उधर के कानून के मुताबिक कि वहाँ की अदालत से वो रुजू करें, और वो ये कह सकते हैं कि वो नहीं आना चाहते वापस, वो कह सकते हैं कि मुझे असाइलम दिया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए, और उसके लिए वो वहाँ के कानून के मुताबिक वहाँ के कोर्ट को पिटिशन कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ तक पाकिस्तानी हुकूमत की रिक्वेस्ट का ताल्लुक है, वो उस पर बरतानी हुकूमत ये नहीं देखेगी कि वाकई बीमार है या नहीं, वो ये देखेंगे कि क्या ये हमारे कानून के मुताबिक ये रिक्वेस्ट जायज़ है या नहीं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को वहां ये साबित भी तो करना होगा ना कि किन बुनियादों पर आप वापस जो है ना वो बुलाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को, ये भी तो इन्हें वहां पे प्रूफ करना होगा। या ये एक खत के इंतजार में बैठी हुई है बरतानवी हुकूमत और इनका खत पढ़ेंगे और वापस भेज देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। उन्हें साबित करना होगा, बरतानवी हुकूमत को अपने कवानीन देखने होंगे कि वहां पर अगर एक कोई मरीज है, इलाज की गर्ज से आया हुआ है, उसे अगर वापस भेजना है, किन बुनियादों पर भेजना है, जिस मुल्क से रिक्वेस्ट आ रही है वो भी तो प्रूफ करें। भाई बुलाना क्यों चाहते हैं, इलाज तो मुकम्मल होने दें पहले। जी ये बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि ये जो रिक्वेस्ट होती है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ट्रीटी ना हो जहां, उसके तहत जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो ये जिस हुकूमत को रिक्वेस्ट भेजी गई है ये उनकी मर्जी है कि वो भेजें, और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो फैसला कर सकते हैं कि क्या ये रिक्वेस्ट जायज़ है कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी मिसालें हैं जहां पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भेजी है मुख्तलिफ ममालिक को जहां ट्रीटीज़ नहीं हैं या मुआहदे नहीं हैं, और वहां की हुकूमतों ने कई बार भेज भी दिया है, कई बार रिफ्यूज भी किया है। लेकिन वो देखते ये हैं कि क्या
किसी मुकदमे के लिए, किसी जुर्म के फैसले के लिए, किसी अदालत में पेश होने के लिए अगर ज़रूरत है तो ज़्यादातर मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जो हुकूमत है वो भेज देती है। लेकिन अगर आपको वैसे ही किसी को बुलाना है तो फिर वो मांगती है, कोई प्रूफ मांगती है कि इनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, और फिर वो फैसला करते हैं कि हमने भेजना है कि नहीं। तो ये सारे लीगल इश्यूज हैं, लेकिन मेरे ख्याल है बेहतर तो यही होगा कि अगर हुकूमत को वो बता दें कि वाकई ही इलाज की ज़रूरत है, अगर हुकूमत को साबित कर दें तो फिर तो ठीक है। अगर वो साबित नहीं करते तो फिर जिस वजह से वो गए थे वो वजह नहीं रही, इसका मतलब उनकी सेहत बेहतर हो गई है, उनको फिर वापस बुलाया जा सकता है हुकूमत के मुताबिक। और अगर वो वॉलंटरीली आ जाएं उस ऑर्डर के जरिए तो फिर ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफ़र साहब, माहिर कानून मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका नाज़िर। मुझे नाज़िर प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से अफगान तालिबान और अमरीका में अमन मुआहिदा हो गया है। अफगानिस्तान में जारी इस 19 साला जंग को ख़त्म करवाने में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम रहा, जिसकी तायद इस मुआहिदे के फ़रीक़ैन ने दोहा में होने वाली तकरीब में भी की। अफगानिस्तान में अमन होगा तो यकीनन पूरे खित्ते में अमन होगा, और इस अमन के लिए अफगान तालिबान और अमरीका में मुआहिदा हो चुका है, लेकिन इस मुआहिदे की कामयाबी पर खदशात के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुआहिदे होने के 24 घंटों के अंदर ही मुआहिदे की अहम शिक से दस्तबरदारी कर दी है और कहा है कि उनकी हुकूमत जो है वो तालिबान कैदियों को रिहा नहीं करेगी। अलबत्ता ये मुज़ाकरात का हिस्सा ज़रूर हो सकते हैं, वो कहते हैं, लेकिन इससे एक रोज़ पहले कतर में होने वाले तारीखी अमन मुआहिदे के मुताबिक 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई के बदले तालिबान के ज़ेर हिरासत 1000 कैदियों को 10 मार्च तक रिहा किया जाएगा। सदर अशरफ गनी के बयान पर रद्दअमल देते हुए अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि 10 मार्च से पहले तमाम कैदियों को रिहा करना होगा, वरना मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। अब सवाल यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी मुआहिदे से पिसपाई आखिर क्यों इख्तियार कर रहे हैं? क्या अशरफ गनी इस तरह के बयानात देकर अपनी अहमियत जताना चाहते हैं, अपनी अहमियत को बताना चाहते हैं? क्या अफगान सदर के इस तरह के बयानात से अफगान अमन मामला एक बार फिर से मुतासिर हो सकता है, डिरेल हो सकता है? जबकि सबसे आम सवाल ये है कि अभी सिर्फ मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे पर अमल दरामद कौन करवाएगा, इसे कामयाब कौन बनाएगा? इस मुआहिदे के अहम नुकात पर अगर गौर किया जाए तो 4 नुकात सामने आते हैं। पहला ये कि तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी ऐसी तंजीम, गिरोह या इनफरादी शख्स को इस्तेमाल करने नहीं देंगे जिससे अमरीका या इसके इत्तेहादियों को खतरा हो। दूसरा, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के बाद अफगानिस्तान में सियासी अमल से मुतालिक लाहे अमल एक तय किया जाएगा। तीसरा अहम नुकता, तालिबान 10 मार्च 2020 से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ये शुरू करेंगे। चौथा अहम नुकता यह है कि अफगानिस्तान से अमरीकी और इसके इत्तेहादी फौजियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। अफगान अमन के ये 4 नुकात अहम है। इसके अलावा अमरीका और इसके इत्तेहादी पहले 135 दिनों में 8600 फौजियों का इनखला यकीनी बनाएंगे, जबकि अगले 14 महीनों में तमाम गैर मुल्की बशमूल अस्करी, नीम अस्करी, ठेकेदार, शहरी, निजी सिक्योरिटी एहलकार और मुशीरान का जो इनखला है ये यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी और इत्तेहादी 5 मिलिट्री बेस से अपने फौजी हटा देंगे, जबकि अफगान मुज़ाकरात के पहले रोज़ यानी 10 मार्च 2020 को तालिबान के 5000 और तालिबान की कैद में मौजूद 1000 कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी। इस शिक से अफगान सदर तो इनहराफ कर चुके हैं, जबकि अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान और तालिबान पर लगी पाबंदियों को भी सिलसिलावार अब ख़त्म किया जाएगा। आलमी सतह पर इस मुआहिदे को सराहा जा रहा है, लेकिन ईरान ने इस मुआहिदे की मुखालिफत की है, जबकि भारत की जानिब से भी ये खदशात हैं कि वो कभी इस मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होने देगा और इसे सबोटाज करने की कोशिश ज़रूर करेगा। फिर सबसे बढ़कर अब ये एक अमन मुआहिदा हो तो गया है, इसकी पासदारी कैसे होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सारा मामला कैसे आगे बढ़ेगा, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब आपका। रहीमुल्लाह साहब, ये इस अमन मुआहिदे से ये तो साबित हो गया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आखिरकार 19 सालों के बाद भी अमेरिका को तालिबान को जो है ना वो डायलॉग के लिए मजबूर करना पड़ा, डायलॉग टेबल पर लाना ही पड़ा।
अब तालिबान की कैदियों की रिहाई का जो मामला है, जिससे अफगान सदर अशरफ गनी पीछे हट रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा तो कोई मुआहदा नहीं हुआ, हाँ ये मुज़ाकरात का हिस्सा ज़रूर हो सकता है। अब ये जानबूझकर इसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है या अफगान हुकूमत ये समझ रही है उनको शामिल नहीं किया गया पूरे डायलॉग प्रोसेस में, इसीलिए वो इस मामले को लेकर आगे बढ़ाना नहीं चाहते? तो इसके क्या असरात आप देख रहे हैं अगर तालिबान कैदियों को इस तरह अफगान हुकूमत रिहा नहीं करेगी? देखें, पहली बात तो यह है कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये साबित हो गया है कि अक्सर जो जंगें होती हैं उनका हल मुज़ाकरात हैं, और ये अफ़गानिस्तान की जंग जो है जो 19 साल से है उसका भी हल बिलाखिर मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन होगा, और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अशरफ गनी ने जो बयान दिया उसको आप समझ लें कि एक ऐसा शख्स जिसको बिल्कुल ही मुज़ाकरात से बाहर रखा गया, और उससे कहा जा रहा है कि ये जो 5000 कैदी आपकी तहवील में है ये आप रिहा करेंगे, तो ज़ाहिर है वो अपसेट है और वो गुस्सा भी है। दूसरी बात यह है कि दो जो शराइत हैं अफ़गान हुकूमत की, उनकी कोशिशें किस तरीके से तालिबान से मनवाएं। एक शर्त यह है कि वो तालिबान मुकम्मल जंग बंदी करें, ये 1 हफ्ते की जंग बंदी भी, उसके ऊपर भी अफ़गान हुकूमत ने एतराज़ किया था। और दूसरी बात यह है कि तालिबान रस्मी तौर पर अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करें और उससे बराह रास्त मुज़ाकरात करें। लेकिन ज़ाहिर है ये शराइत हैं और अफ़गान हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है कि तालिबान से वो ये शराइत मनवाए। अलबत्ता ये है कि इसके ऊपर माइक पॉम्पियो का एक तबसरा आया है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाम नहीं लिया अशरफ गनी का, लेकिन उनसे सवाल ये हुआ था कि अशरफ गनी के इस बयान के ऊपर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ लोग तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। लेकिन आप समझते हैं तो ये अमेरिका की गलती थी कि सारे प्रोसेस से अफगान हुकूमत को बाहर रखा गया, उन्हें बताया नहीं गया शराइत के बारे में? आपको नहीं लगता है कि उनको बीच में शामिल रखना चाहिए था अफगान हुकूमत को इस सारे प्रोसेस में? जाहिर है बाद में सारा इंतज़ाम तो अफगान हुकूमत ने संभालना है, जो भी उनके मामला तय होने उन्होंने अफगान तालिबान के साथ मिलकर तय करने हैं, तो उनको बाहर रखना मुज़ाकरात से क्या ये ज़्यादती थी? देखिए, अमेरिका ने भरपूर कोशिश की थी कि अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। पहले तो वो तालिबान से कह रहे थे कि आप ही अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करें, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन तालिबान ने कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ अमेरिका से बात करेंगे, वही इस हुकूमत को लेकर आया है, उसी ने हमला किया और कब्जा किया। तो ये तो अमेरिका की मजबूरी थी। तालिबान से अगर बात करनी थी तो तालिबान की शराइत के ऊपर बात की गई, उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात किए गए और अफगान हुकूमत को बाहर रखा गया। जहाँ तक ये बात है कि अफगान हुकूमत से मशवरा नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ज़ल्मे खलीलज़ाद हर मुलाकात से पहले कतर में और हर मुलाकात के बाद काबल गए, और उन्होंने ख़ुद कहा है, कई बार कहा है कि मैंने हर चीज़ जाकर अशरफ गनी को और बाकी अब्दुल्ला को और बाकी लोगों से डिस्कस की, उनको एतमाद में लिया। तो मुझे यकीन है कि ये जो कैदियों का मामला है, इतना अहम मामला है और अमेरिका को पता है कि ये अफगान हुकूमत की तहवील में है। मेरे ख़्याल में ये अशरफ गनी को इल्म था, लेकिन वो अभी इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि उनको इसमें मशवरा नहीं किया गया। ये तो उनके मशवरे के बगैर पॉसिबल ही नहीं था कि अमेरिका इतना बड़ा वादा करता और उसको इस मुआहदे का हिस्सा बनाता। और अगर अब तालिबान अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते, आगाज़ ही नहीं होता, तो अगर अफगान तालिबान इस मुआहदे से पीछे हट जाते हैं तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे पीस प्रोसेस का? इतनी जो कोशिशें हुई, तो फिर क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं अफगानिस्तान की? देखें, ये एक मशरूत मुआहदा है, साफ लिखा हुआ है कि 10 मार्च तक कैदियों का तबादला होगा। तालिबान ने भी 1000 कैदी रिहा करने हैं, उनके भी फैमिलीज़ हैं, वो भी अफगान हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वालिद हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उनकी भी रिहाई को आप उसमें रुकावट मत डालें। तो ये तो मेरे ख्याल में करना पड़ेगा, वरना 10 मार्च को जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात होने हैं वो फिर नहीं होंगे, वो मुलतवी हो जाएंगे। ये देखें, ये इसमें हर बात मशरूत है। अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि तालिबान 1 हफ्ते की जंग बंदी करें, ताकि एक तो उनका हमें ये जो एक उनका इरादा है अमन मुआहदा करने का वो ज़ाहिर हो जाए। दूसरी बात ये
कि अमेरिका ने कहा कि हमें ये मालूम नहीं है कि आपके जो फाइटर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो आपकी बात मानते हैं, तो आप उनसे फायरबंदी करवाएं। तालिबान ने शर्त मान ली और वो करवा दी। 1 हफ्ते की कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। उसके बाद ये मुआहदा हुआ है। अब देखें ना, अमेरिका ने कहा है कि वो 4.5 महीनों में 5,000 कैदी अफगानिस्तान से निकाल लेगा, 5,000 अमरीकी और 5,000 जो बाकी नेटो के रुकन ममालिक हैं, लेकिन तब निकालेगा जब तालिबान मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो सारी चीज़ें मशरूत हैं, और अगर अमेरिका इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकता तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला यूसुफजई साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाजरीन, जलते दिल्ली में से 4 मजीद लाशें मिली हैं, जिससे इंतहा पसंदी की आग की लपेट में आकर मरने वालों की तादाद 46 हो गई है। ये लाशें नालों से मिली हैं, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारत में इंसानियत की किस तरीके से तजलील की जा रही है, किस तरह नेहरू और गांधी के फ़लसफ़े जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और किस तरह 2 कौमी नज़रिया एक बार फिर जीत गया है, किस तरह सेकुलरिज्म के ताबूत पर आखिरी कील लगाया गया, और किस तरह एतदाल पसंद भारतीयों को ख्वाब गफलत से जगाना पड़ा, किस तरह से मोदी का गुजरात मॉडल दिल्ली में दोहराया गया, और किस तरह मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, किस तरह लोहे के रॉड, डंडे और तलवारें मुसलमानों पर चलीं, और किस तरह दरिंदों ने हमवतनों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जबकि पुलिस तमाशाई बल्कि जहां मौका मिला अपना हिस्सा भी खूब डाला। इसके बावजूद मुसलमान अपने सच्चे दीन पर साबित कदम रहे और किसी मरहले पर कानून को हाथ में नहीं लिया। ये वो पैगाम है जिसने भारत के दर्द दिल रखने वालों को भी झंझोड़ कर रख दिया है, और अरुंधति राय को यह कहना पड़ा कि भारत इंतहा पसंदी के कोरोना वायरस में मुब्तला है। उन्होंने मोदी को बदतरीन आमिर करार देते हुए ये भी कहा कि इंतहा पसंदी की ये जंग आमरीत और मज़ामत के दरमियान है, जिसमें मुसलमान सबसे पहला निशाना है। हिंदू कौमियत और नफरत की आग में जलने वाले भारत को भी भारत नहीं देखना चाहते, बल्कि इसे हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जहाँ सिर्फ हिंदू हो, हिंदू राज हो और हिंदू फलसफा हो और कुछ ना हो। ऐसी रियासत के लिए हिंदुत्व के सख्त गिर नज़रिए पर काम हो रहा है, और गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली में जो कुछ हुआ वो इसका सबूत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से फ़ौज बुलाने का मुतालबा भी किया गया, लेकिन इस फ़ौज का किसी को एतबार किया जिसके अपने हाथ 1 लाख कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। दिल्ली में आकर वो कौन सा सफ़ेद झंडा आखिर लहरा देंगे, क्या कर लेंगे इन मुसलमानों के लिए? यही भारतीय फ़ौज ही थी जिसका सहारा लेकर मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीर में ख़त्म किया, और अब मकबूजा वादी में 37 मजीद कवानीन नाफिज करके कश्मीरियों के लिए उनकी अपनी ही ज़मीन को मजीद तंग कर दिया गया है। जुल्म का ये बढ़ता हुआ सिलसिला भारत के लिए कितना ख़तरनाक है, और क्या भारत टूट जाएगा, इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, मैं बात करूँगी। दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आज मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो एक खबर पढ़ के बड़ी हैरानगी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली फसादात से मुतालिक दरखास्त आई, उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर तो कर ली, लेकिन साथ भी उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा ये मतलब नहीं है कि लोगों को मरने दिया जाए, लेकिन हमारे पास इस किस्म के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। हम वाक़यात को रोनुमा होने से नहीं रोक सकते, हम पहले से कोई राहत नहीं दे सकते, हम एक किस्म का दबाव महसूस करते हैं और किसी वाक़े के रोनुमा होने के बाद ही सूरत हाल पर से निमट सकते हैं। हम पर इस किस्म का दबाव होता है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो इससे यकीनन पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि भारत में जो इंसाफ है वो भी मोदी का मोहताज है, वो भी खुलकर लोगों की जो ना हिमायत नहीं कर सकता कि कहाँ लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, कहाँ नहीं। जी शादिया, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एक फैशिस्ट माइंडसेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं, और बीजेपी की जो डॉक्ट्रिन है या बीजेपी का जो नज़रिया है हिंदुत्व का, वो इसे हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अमली तौर पर इसको बना दिया है जहां तमाम माइनॉरिटीज़ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कश्मीर का मामला बिल्कुल अलग है, वहाँ की शनाख्त अलग थी, वो एक इंटरनेशनली हल तलब मामला था जो UN रेजोल्यूशन के लाइट में हल होना था। इस हुकूमत ने जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट रखती है, इन्होंने UN रेजोल्यूशन को भी बुलाकर
कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया और 370 और 35A, अब ये हर आदमी को ज़बानी याद हो गया है कि कश्मीर में हुआ क्या है। उसके बावजूद दुनिया ने भी आवाज़ नहीं उठाई और पाकिस्तान भी ज़बानी कलामी मलामत करके मेरे ख्याल में मुतमईन हो गया है कि शायद हमने अपना फरीज़ा अदा कर दिया है। ये रहा जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जो इंडिया में मेन लैंड में हो रहा है, ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने कायदे आज़म की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहा था और वो अपने हिंदुस्तानियत पर फख्र महसूस करते थे। जिनका आप नाम ले रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो या उनकी आर्मी में जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के लोग हैं जो हमारे खिलाफ बरसरे पैकार रहते हैं, कश्मीर में जंग लड़ते हैं, हमारे बहाज पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने तीनों जंगों में हिस्सा लिया है और वो अपने आप को हिंदुस्तान का शहरी ही समझते थे। आज जब उनके ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया है तो 22 करोड़ मुसलमानों का अपना ये एक मामला है जो अभी भी आपको याद होगा। एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू था प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जब वो इंडिया में गए हुए थे और उनसे सवाल किया गया था, तो जब उनके हकूक की आवाज उठाई तो एक शख्स ने उठ के कहा था कि आप अपनी सियासत लेकर हिंदुस्तान में मत आए, अपनी सियासत को पाकिस्तान में रखें। बिल्कुल। और हम मुसलमान भी हैं लेकिन हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। तो ये बात उन्होंने कही। अभी पिछले दिनों एक अंडर क्वेश्चन थे या अंडर प्रेशर उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं उनके मुसलमान, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान हमारी से मुदाखलत से दूर रहे, ये पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये हमारा इंटीग्रल मामला है। सही। दुनिया के सबसे बड़े सियासत के अलम बरदार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी लास्ट वीक यही कह के गए हैं कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। तो इसमें देखना यह है, एक तरफ मुसलमान हैं जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से टारगेट हो रहे हैं, दिल्ली फसादात पर बनाने की बातें भी हो रही हैं। अब जनरल साहब, अगर कमीशन बनता भी है तो क्या फायदा, क्या कोई इंसाफ मिल जाएगा कमीशन को भी? जैसे मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा कि जिस तरीके से फौज बुलाने का मुतालबा किया जा रहा था, जो फौज मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर इतना जुल्म ढाल रही है, इसी फौज ने 370A और 35A और 370 उसका खात्मा किया, वो फौज आकर क्या कर लेगी? कमीशन क्या कर लेगा यहाँ पर? आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता करेज मिलती है। जो कुछ बॉबरी मास्क में हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई मुस्लिम वर्ल्ड से। जब मस्जिदों को डिसेक्रेट करके कुरान मजीद को जलाकर शहीद कर दिया गया, किसी मुसलमान मुल्क से आवाज नहीं उठी। और जब कश्मीर के अंदर जुल्म हुआ, नेक्स्ट स्टेज पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो आज मेन लैंड इंडिया के 22 करोड़ मुसलमानों को गैर महफूज बना दिया गया। ये चौथा इकदाम है। न वहां की ब्यूरोक्रेसी, न वहां की अदलिया जुर्रत कर सकती है कि इस फैशिस्ट माइंडसेट के अगेंस्ट अदलिया का तो मैंने बता दिया ना, अदलिया तो नहीं कर सकती ये सारा प्रेशर, उन्होंने तो साफ बोल दिया है। ये जिन जब बोतल से बाहर आ गया तो अब नरेंद्र मोदी भी इसको वापस नहीं डाल सकता, क्योंकि अब इट इज फ्री फॉर ऑल। और जो उनके छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आरएसएस के, वो खुद लठबरदार बन गए हैं और अपने अपने मोहल्लों में जुल्म और रेप कर रहे हैं और कोई वहां आवाज नहीं उठाता। तो जब तक मुसलमान वो बदर का जज्बा पैदा करके अपने हक का दिफा नहीं करेंगे, वहां जिल्लत और रुसवाई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका मुकद्दर बनती रहेगी। उन 22 करोड़ लोगों का हक है कि वो अपने हक के लिए खड़े हों। अगर वो नहीं होंगे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। और मैं कहता हूं अल्लाह ताला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को करवट करवट जन्नत दे, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई कि हमारे आबाओ अजदाद खुश नसीब थे, या वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वो विजनरी लोग थे और कायदे आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कह के हम अपने वतन में आ गए। तो ये एक तरफ इंटरनल मामला इंडिया का ज़रूर है, लेकिन आलम इस्लाम इससे लाताल्लुक नहीं हो सकता और उनके ज़मीर को जागने। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 20% कमी हुई, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान में आवाम तक जो रिलीफ पहुंचा वो बहुत मामूली है, क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त रिलीफ देने की मुतामिल नहीं हो सकती। ये तस्वीर का एक रुख है, जबकि दूसरा रुख इससे बिल्कुल ही अलग है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की मरात में 30 करोड़ रुपए से ज़ायद सालाना
इजाफे की तैयारी कर ली गई है और वफाकी काबीना ने इंतहाई खामोशी के साथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह मरात तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी भी हासिल कर ली है। इसके साथ पार्लियामेंट अरकान के फैमिली मेंबर्स को भी मुफ्त एयर टिकट्स की सहूलत दे दी गई है। इससे पहले 25 बिजनेस क्लास एयर टिकट्स या 3 लाख रुपए का वाउचर की इसकी सहूलत तो हासिल थी, जबकि अब अरकान पार्लियामेंट 25 एयर टिकट्स के साथ मसावी रकम का वाउचर वसूल भी कर सकेंगे और लाखों रुपए के वाउचर्स को अरकान पार्लियामेंट के फैमिली मेंबर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़राए का ये दावा है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए अपने हल्के से सफ़र करने की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि वफाकी हुकूमत की 2 अहम सियासी शख्सियात के लिए असलहा पॉलिसी में नरमी की जा रही है। एक सियासी जमात के सरबराह को 2 ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि एक सैनेटर को भी 2 ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने की मंजूरी हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा 9 शख्सियात और इदारों के अफसरान को पाबंदी से इस्तिस्ना मिलने का इंकशाफ भी हुआ है, जबकि वफाकी हुकूमत ने ममनुआ बोर लाइसेंस असलहा लाइसेंस पर पाबंदी से भी इस्तिस्ना दे दिया है, जबकि ममनुआ बोर लाइसेंस जारी करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफजीज़ करने की तैयारी भी हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। ये सारे अहम मामलात पर मैं बात करूँगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अरकान पार्लियामेंट को 30 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह मरात में इनका जो इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई है, लाजमी बात है वज़ीर आज़म साहब तो ऑन बोर्ड होंगे ही। अगर ऑन बोर्ड थे तो फिर तो बहुत ही अफसोस करना चाहिए, और अगर ऑन बोर्ड नहीं है फिर तो उससे ज़्यादा अफसोस करना चाहिए कि उनको बताए बगैर खामोशी से मंजूरी कर ली गई। ये सारा ज़रा मामला बताइएगा, हुआ कैसे ये? शादी, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगरचे कफायत शारी की मुहिम पर गामजन है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि मुल्क की मौशत मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। ख़जाने के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि किसी को कोई बड़ा रिलीफ दिया जा सके। ऐसे मौके के ऊपर जब गुज़श्ता माह चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में एक भारी इजाफे का बिल सेनेट के अंदर मुस्तरद किया जा चुका है कि हालात इसके इजाज़त नहीं देते, एक ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई खामोशी के साथ एक ये मूव तैयार की गई कि चलें और कुछ नहीं हो सकता तो वो 25 बिजनेस क्लास की एयर टिकट्स जो कि पूरे साल के दौरान मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको सालाना 25 बिजनेस क्लास की टिकट्स सालाना उनको मिलती हैं, या उसको 3 लाख का वाउचर की भी एक फैसिलिटी है कि वो इस एयर टिकट्स के ज़रिए मुफ्त में अपने हल्के से इस्लामाबाद कौमी असम्बली का सेशन हो आना चाहते हैं तो उनको उनकी ये फैसिलिटी हो। वो अगर अवेल नहीं कर पाते थे, अमूमी तौर के ऊपर जब हमने ज़राए से इसकी कुछ मालूमात हासिल की, सालाना कुछ 7-8 करोड़ रुपए की इमरात हासिल कर पाते थे, चूँकि वो सभी मेंबर इसको अवेल नहीं कर पाते थे। अब इन तमाम रुकने कौमी असम्बली और रुकने सेनेट जिनकी मजमूई तादाद 446 है, इनके 342 अरकान कौमी असम्बली और 104 सेनेट के मेंबरान, इन सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया 2-3 इजलासों के अंदर जो कि फरवरी 2020 में मुनक्किद हुए कि हम क्यों ना ये एयर टिकट्स की जो फैसिलिटी है जो हम खुद अवेल नहीं कर पाते, इस कानून को तब्दील करवाते हैं। और उस कानून को तब्दील करवाने के लिए क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इनको ये जो तनख्वाहें और जो अलाउंसेस मिलते हैं, ये द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलाउंसेस एंड सैलरीज एक्ट है 1974 का, उसके तहत मिलते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इस कानून के अंदर तरमीम लेके आते हैं और हुकूमत के ऊपर भी इसकी शिकायत नहीं होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 10 फरवरी को एक इजलास की सरबराही की। ये तमाम तर तफसीलात हम सरकारी दस्तावेज की रोशनी में बात कर रहे हैं जिसका मसौदा 92 न्यूज़ के पास मौजूद है। उसके अंदर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर, अच्छा, इनके टिकट्स भी बताइएगा, फैमिलीज को भी अब टिकट्स की सहूलियत होंगी, फैमिलीज के लिए भी टिकट्स मिलेंगी अब? जी बिल्कुल। जब जिस इजलास का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इजलास मुनक्किद हुआ फरवरी के अंदर, ये भी बहुत इसको भी बहुत खामोशी के साथ इस मामले के अंदर मुतफिका तौर के ऊपर तय किया गया और एक बिल तैयार किया गया और बिल वफाकी हुकूमत को साल किया गया। वफाकी हुकूमत ये मामला लेके गई वफाकी काबीना के इजलास में। जो आपने शुरू में ओपनिंग में कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इल्म में नहीं है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इल्म में है, चूंकि वफाकी काबीना के इजलास की सरबराही जो गुज़श्ता इजलास था
वहां पर यह टेबल किया गया, उनकी मौजूदगी में इसकी मंजूरी दी गई। और इंटरेस्टिंग ये है तो बहुत ही अफसोस की बात है, आप लोगों के गरीब आवाम हैं जो महंगाई से मर रहे हैं, उस तरीके से आप रिलीफ दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए इतना रिलीफ दें। और दूसरा, वज़ीर आज़म साहब कैसे हो सकता है कि इतने ज़्यादा अखराजात करें, फैमिलीज़ को टिकट्स दें, 25-25 बिजनेस क्लास के टिकट्स अरकान पार्लियामेंट को भी दें, फिर कैश में भी आप ले सकते हैं। बड़ी हैरानगी हो रही है सुन के, उससे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि कैसे कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला। शादी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि चूंकि जब गुज़श्ता माह एक इसी टाइप की एक जो मूव थी तनख्वाहों में और मराद में इजाफे से मुतल्लिक, वो तो गर्चे मुस्तरद हो गई थी चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने उस बिल की सेनेट में भरपूर मुखालफत की थी। अभी ये बिल वफाकी काबीना से मंजूर करवा लिया गया है। इस कानून के जो सेक्शन 10 है उसमें तरमीम होना बाकी है। अल्टीमेटली ये मामला जाना है कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर टेबल होना है। अब वहाँ पर ये कड़ा इम्तिहान होगा ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, दीगर अपोजिशन जमातों का भी, जब ये बहुत भारी बोझ पड़ने जा रहा है। क्योंकि अब जो कानून थोड़ा सा समझा दें हम अपने नाज़रीन को, जब इसकी तरमीम हो जाएगी, काबीना वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी हो चुकी, जब पार्लियामेंट से इस कानून में तरमीम हो जाएगी तो अरकान पार्लियामेंट के ख़ानदान के जो अफराद हैं वहाँ पे कोई बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्या सिर्फ बीवी होगी, बेटा होगा, भाई होगा, कोई भी काफी ओपन क्वेश्चन है। फैमिली मेंबर्स बड़ा कमी है। मुझे ये जरा ये बता दें, कौन सी 2 अहम सियासी शख्सियात हैं जिनके लिए असलह पॉलिसी में नरमी की जा रही है? जी, ये भी हमने सरकारी दस्तावेज हासिल किए। उसके मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल साहब के लिए जो इस वक्त ममनुआ बोर के लाइसेंस के ऊपर पाबंदी आयद है, उस पाबंदी को रिलैक्स करते हुए 2 MP5 गन की उनके लाइसेंस जारी करने को उन्हें मंजूरी दी गई है। इसी तरह उन्हीं की जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी, उनको भी 2 वेपन्स जो कि ममनुआ बोर में शुमार होता है MP5 गन, उनका लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दी गई है। और हैरानकुन तौर के ऊपर, अगरचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने BNP मैंगल बहुत नाराज उनसे रहती है और उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, ममनुआ असला के लाइसेंस जारी करने के मामले के अंदर भी BNP की बात मानी गई है। और जो बिल वफाकी काबीना ने मंजूर किया है वो भी BNP के रुकने कौमी असम्बली हैं आगा बलोच साहब, उन्होंने वो बिल तैयार किया था और सब ने उसको बहुत कंट्रीब्यूट करके मुतफिका तौर के ऊपर मंजूर करवाया। ये तो 2 अरकान पार्लियामेंट का हमने नाम बता दिए जिनके लिए पाबंदी को रिलैक्स किया गया है। इसके साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 दीगर शख्सियात और इदारों को भी इस पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया गया है, जिसमें सदर पाकिस्तान है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, गवर्नर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जजेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रेड 22 में जिनका शुमार होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनके लिए भी ये कोई पाबंदी नहीं है। सही, अब देखना वज़ीर आज़म साहब सुहेल भट्टी, आपको भी पता है, सबको पता है कि यू टर्न लेने के माहिर हैं। अब देखना यह है कि वो जो फैसला 30 करोड़ रुपया जो आप सालाना जो है ना वो मरात में देने जा रहे हैं, इस फैसले को आप वापस लेते हैं या नहीं लेते, ये सोचकर, क्योंकि आप ने नारा लगाया था किफ़ायतशारी मुहिम का और सादगी से चलने का। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब अपने इस फैसले के साथ डटे रहते हैं या इस पर भी यू टर्न लेते हैं, ये सोचकर कि इससे मेरी आवाम का फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, इस्लामाबाद को कमर्शियल शहर बनाने की शुरुआत हो गई है। इस सिलसिले में F9 पार्क के सामने 170 किनाल अराजी मुख्तस की गई है, जहां पर जदीद तामीरात और हाई रेज बिल्डिंग पर मबनी कमर्शियल सिटी बनेगा जो आलमी मेयार के मुताबिक होगा। इस सिलसिले में अराजी की नीलामी 14 से 16 अप्रैल तक होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नीलामी में हिस्सा लेने वालों को सहूलत देने का फैसला और मुकम्मल एडवांस टैक्स देने की शर्त भी ख़त्म की गई है। कामयाब बोली दहिंदगान को रकम की अदायगी के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार को इस मंसूबे की साइट का दौरा भी किया और ये कहा कि मंसूबे से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी की जानिब राग़िब होंगे। लंदन, दुबई, मैनचेस्टर, शिकागो और ग्लासगो में रोड शोज़ किए जाएंगे, जबकि कराची और लाहौर में भी इसी किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द शुरू किए जाएंगे। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान बनाते बनाते ये अचानक नया ब्लू एरिया कब से जो है ना क्यों बनाने लग गए हैं। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद 1960 में बनाया गया था। जब तक वफाकी दारुल हुकूमत मास्टर प्लान के मुताबिक था तो ये दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से इसका शुमार होता था, जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, साफ़ सुथरी और
मुअत्तर फ़ज़ा होती थी, हर सू जो है वो हर तरफ कुदरती नज़ारे थे, लेकिन फिर न जाने इसको किसकी नज़र लगी कि असल जो इस्लामाबाद की जो शक्ल थी ये कहीं खो गई। ये मंसूबा उन चंद मंसूबों की तरह लग रहा है जिसमें रातों रात दरख्त काट कर बुलंदो बाला इमारतें खड़ी की गई और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से इस शहर का हुस्न जो है ये मान पड़ गया। अब फिर ऐसा ही एक मेगा मंसूबा बन रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस कमर्शियल ऑक्शन से जमा होने वाली रकम बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी, माहौल को बेहतर बनाया जाएगा और सर्विसेज की फराहमी को बेहतर किया जाएगा। ऐसी ब्रीफिंग माजी में भी हुक्मरानों को दी जाती है, लेकिन हम अपने शहरों का हाल देख लें तो ना लाहौर रहा है, ना कराची रहा है। अब एक शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की खूबसूरती बची थी, वो भी अब ख़त्म होने के करीब है। इसलिए शहर के अंदर शहर बनाने की बजाय अगर शहर से हट कर नए शहर और अस्पताल तामीर किए जाएँ तो इससे शहर तबाही से भी बच जाएंगे और माहौलियाती आलूदगी और ट्रैफिक के जो मसाइल हैं ये भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर 25 से 30 अरब रुपए हासिल करने के लिए इस्लामाबाद वालों की मुश्किलात में इजाफा ना करे और इस मंसूबे के लिए कोई और जगह मुख्तस की जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।